गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है 2022 का, उसके बारे में जो भी की पॉइंट है उसको बताऊंगा। और ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो। सारे जो स्टेट बेसिस एग्जाम है, मैं इसमें जो भी की पॉइंट होगा वो सारा आपको हेल्प करेगा, चाहे प्री हो या मेंस हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बजट और सर्वे में अंतर बता देता हूँ। तो फ्रेंड, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो बजट के एक दिन पहले पेश होता है। और यहाँ पर अगर इकोनॉमिक सर्वे 2022 लिखा है, इसका अर्थ है कि ये 2021 से लेकर 2022 के बीच में हमारे जो इकोनॉमी की क्या हालत रही है उसके बारे में बताता है ये। चाहे ग्रोथ रेट कितना रहा हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में या इंडस्ट्री सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में, उन सबका जो रिपोर्ट कार्ड है वो इकोनॉमिक सर्वे बताता है। ये पिछले साल का होता है। हम लोग का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। ये पता होगा आपको, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है उसको ये दर्शाता है। और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है बजट को पेश करने में। जब बजट पेश होता है तो इसको ध्यान में रखा जाता है इकोनॉमिक सर्वे को भी, कि किस सेक्टर में हमारा ग्रोथ रेट ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, या अब हमारे अर्थव्यवस्था का कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ये सारा वो बताता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको बीमारी बता देता है, और जो बजट है वो दवा का काम करता है। एक सिंपल दोनों के बीच रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बजट का। तो जो बजट, अगर बजट 2022 लिखा है, इसका अर्थ है कि वो अगले साल का होगा। वो अगले साल सरकार कितना खर्च करने वाली है कौन से सेक्टर में, उसके बारे में बताता है। यानी कि बजट 2022 का अर्थ हो गया 2022 से लेकर 2023, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक किन किन सेक्टर में कौन कौन सी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पर किस मंत्रालय में कितना खर्च, किस मंत्रालय में कितना खर्च करना है, इन सारी चीज़ों को बताता है बजट। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताऊंगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बजट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2021-22 का विकास दर क्या रहने वाला है। तो ये 9.2% रहने वाला है। ठीक है, अनुमान किया गया था 11% का। जो पिछला जो सर्वे पेश हुआ था 2021 का, मतलब 2020-21 का जो पेश हुआ था, उसमें बताया गया था कि अगले साल का जो बजट रहने वाला है 2021-22, ग्रोथ रेट जो रहने वाला है अगले साल का इकोनॉमी का, वो रहने वाला है 11%। लेकिन आपको पता होगा कि बीच में पिछले साल 21 में जून और जुलाई के आसपास सेकंड वेव आया था। इस कारण से लॉकडाउन की स्थिति आ गई थी और उस कारण से इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित हुआ। और ये जो अभी जो अनुमान लगाया गया है वो 9.2% का ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया गया है। IMF ने भी 9% लगाया है। इसके अलावा 2020-21 का जो ग्रोथ रेट रहा हम लोग का, वो -7.3 रहा। ये एक्चुअल ग्रोथ रेट है, ये पूरा डेटा आ गया है। ये अभी हो सकता है चेंज हो जाए इसमें, क्योंकि जब 31 मार्च के बाद जब देखा जाएगा अब मई या जून में, तो हो सकता है ये 9.2 भी हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, या कम भी हो सकता है। लेकिन ये जो -7.3 है ये एक्चुअल है, ये क्योंकि पहले ही आ चुका है, ये पिछले साल ही आ चुका है। ठीक है, तो 2020-21 का ग्रोथ रेट है 7.3, 2021-22 का रहने वाला है 9.2। और जो अगले साल जो रहने वाला है 2022-23 में, इसके बारे में बता दिया गया सर्वे में, ग्रोथ रेट जीडीपी का वो 8 से 8.5% रहने वाला है। ठीक है, ये तीनों फैक्ट को याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे 1964 तक बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 64 के बाद दोनों को अलग अलग पेश किया जाने लगा। मतलब इकोनॉमिक सर्वे बजट का कोई अलग कंसेप्ट नहीं था, साथ ही दोनों आ जाता था। ठीक है, जैसे कि रेल बजट और आपको पता होगा रेल बजट और आम बजट पहले अलग अलग आता था, फिर दोनों साथ में आने लगा। लेकिन इसके साथ ऐसा था कि दोनों साथ साथ आता था 64 तक, और 64 के बाद से दोनों अलग अलग आने लगा। इसके अलावा जो नया जो अभी इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर है वो है वी अनंत नागेश्वर। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, 2014 से लेकर 21 तक 2 वॉल्यूम आता था, लेकिन इस बार एक ही वॉल्यूम लाया गया है इकोनॉमिक सर्वे का। इसका याद रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे का संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है, और ये सरकार के बाध्यकारी भी नहीं है। एक एक तरह से सलाह रिकमेंड करती है इस सर्वे के माध्यम से कि सरकार को कहाँ पर अधिक खर्च करना है, कहाँ पर कम खर्च करना है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। इसके बाद हाँ, मैंने पहले ही बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अगले साल का 8 से 8.5% रहने वाला है। इसका हम क्षेत्रवार देख लेते हैं, विकास दर क्या रहने वाला है 21-22 का। तो कृषि और सामान क्षेत्र में 3.9%, इंडस्ट्री में 11.8% और सर्विस सेक्टर में 8.2% ये ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो 20 से 21 और 21 में जो पेंडेमिक का जो दौर था, उस समय सबसे जो कम प्रभावित क्षेत्र वो एग्रीकल्चर था, क्योंकि दोनों ईयर में एग्रीकल्चर पॉजिटिव में ग्रोथ रेट रहा एग्रीकल्चर का, लेकिन बाकी सब में नेगेटिव ग्रोथ रेट गया था। तो ये आज अगर आपसे कोई पूछेगा कि पेंडेमिक का सबसे कम असर किस पे हुआ, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हुआ है, और सबसे अधिक किस पे प्रभावित हुआ है, तो सेवा क्षेत्र में। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में बताया गया कि हमारी जो इकोनॉमी रहने वाली है 22-23 में, वो क्यों अच्छी रहने वाली है। तो उसका 4-5 कारण है। ये मैं से भी काम आ सकता है आपका, वैक्सीन का बेहतरीन कवरेज, इसके अलावा सप्लाई साइड में बेहतर रिफॉर्म, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया है, सरकार के आय में वृद्धि हुई है, और जीएसटी का बेहतरीन कलेक्शन हुआ है। इन सब कारणों से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगले साल का ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे उपभोग में 7% की वृद्धि दी गई है, लेकिन यह सरकार की तरफ देखा गया है। देखिए जीडीपी का तीन कॉम्पोनेंट होता है मेनली। एक होता है प्राइवेट कंजप्शन, वो लगभग 60% हिस्सा होता है जो हम और आप जो कंजप्शन करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो कंजप्शन करती है वो होता है लगभग 15-16%। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई वगैरह सारे उसमें आते हैं, इन्वेस्टमेंट में सारे आते हैं। तो सबसे अधिक जो कंपोनेंट है वो प्राइवेट कंजप्शन का, ये 60% है।
तो उपभोग में तो वृद्धि देखी गई है, लेकिन सरकार की तरफ ज़्यादा हुआ है, प्राइवेट कंजम्पशन अभी भी कम है। मतलब अभी परचेजिंग पावर उतना लोगों का बढ़ा नहीं है, कोविड के कारण हो सकता है परचेजिंग पावर कम हुआ होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि राजस्व घाटा का लक्ष्य क्या रखा गया है, 21-22 में वो 6.8% रखा गया, ठीक है। लेकिन जो बजट पेश हुआ है उसमें ये 6.9% की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। और जो 22-23 का जो टारगेट रखा गया वो 6.4% बजट का फिजिकल घाटा का टारगेट रखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी बढ़ गया था 2020-21 में, जो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट 9.2% हो गया था, क्योंकि सरकार की इनकम काफ़ी कम हुई थी और एक्सपेंडिचर काफ़ी करना पड़ा था, इस कारण से काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन इसको टारगेट रखा गया कि इसको कम करना है और 6.9 तक पहुँचाया गया इसको, अगले साल 6.4 रखा गया। इसके अलावा हम लोग चलते हैं आगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे राजस्व आय में 67% की वृद्धि हुई है और टैक्स राजस्व में 50% की वृद्धि हुई है, जबकि अनुमान लगाया था 9% की वृद्धि होगी राजस्व आय में, लेकिन वृद्धि हुई 67% की। इसका मैंने कहा जीएसटी कलेक्शन में काफ़ी वृद्धि हुई। इसके अलावा पूंजीगत व्यय में 13.5% की वृद्धि हुई है और राज्यों का पूंजीगत व्यय में भी 67% की बढ़ोतरी हुई है। अच्छी बात है कि राज्य में भी अब देखा जा रहा है कि वो अपना पूंजीगत व्यय बढ़ा रहा है। जैसे कि आप पिछले साल का बजट देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश का कुल बजट था वो 5.5 लाख करोड़ था, लेकिन उसमें 1.5 लाख करोड़ यूपी ने पूंजीगत व्यय में खर्च किया। तो देखा जा रहा है कि धीरे धीरे स्टेट भी अपने पूंजीगत व्यय में पूंजीगत व्यय काफ़ी बढ़ा रहे हैं और ये अच्छा भी है इकोनॉमी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज़ आते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के दो पार्ट है, गुड्स का ट्रेड और सर्विस का ट्रेड, और कैपिटल अकाउंट में एफडीआई, एफआईआई, ये सारे इसमें आते हैं। तो हम लोग का टोटल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव रहा है और लगभग पिछले 6 महीना में देखा जाए, अगर अनुमान लगाते हैं हम यहाँ का, अप्रैल से सितंबर तक हम लोग 63 बिलियन सरप्लस प्राप्त किए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट बता रहा हूँ कैसे ये हुआ है। देखिए, अगर आप बात कीजिएगा गुड्स का ट्रेड का, तो हम लोग का डेफिसिट में रहा है क्योंकि हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। हालांकि एक्सपोर्ट बढ़ा है लेकिन इंपोर्ट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो इसलिए हम लोग को इसमें नुकसान है, नेगेटिव में जा रहे हैं। लेकिन सर्विस में हम लोग पॉजिटिव में रहते हैं, सर्विस ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ हम लोग का प्लस हो गया। इसके अलावा जो कैपिटल अकाउंट है वहाँ पर हम लोग की बढ़ोतरी होती है, वहाँ हम लोग सरप्लस में रहते हैं। जैसे कि एफडीआई देख लीजिए 81 बिलियन का हम लोग एफडीआई प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एफआईआई जो रेमिटेंस प्राप्त होता है उसको कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग 63 बिलियन का सरप्लस है। 6 महीने का है, हो सकता है एक साल में बढ़ के ये 120 से 130 के आसपास आ जाए, जब एक्चुअल आएगा 6-7 महीने बाद आएगा। तो यही कारण है कि हम लोग का फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसी का परिणाम है कि अभी हम लोग का 634 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व है, जो पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति में देखा जाए तो थोक मूल्य सूचकांक में काफ़ी चिंताजनक बात है कि ये 10% से ऊपर है, 14% है, लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये 5.2% है। ये अच्छी बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट से पड़ सकता है, इसलिए जरूरी है कि ये 14% जल्दी से जल्दी नीचे आए। इसके अलावा आयातित एक नया टर्म लाया गया है इस इकोनॉमिक सर्वे में, आयातित मुद्रास्फीति। आयातित मुद्रास्फीति का अर्थ है कि देश के अंदर तो सब सही चल रहा है, लेकिन देश के बाहर अगर कुछ गड़बड़ होगा तो उसका इम्पैक्ट इंडिया भी पड़ सकता है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल में अभी देखा जा रहा है काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, जो कि एक समय लॉकडाउन, जब लॉकडाउन चला था उस समय ये 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी, और अभी ये $90 प्रति बैरल हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट देश के अंदर पड़ता है, क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल का 85% बाहर से आयात करते हैं और लगभग 100 बिलियन से ज़्यादा डॉलर हम लोग क्रूड ऑयल के आयात में लगाते हैं। तो इस कारण से क्या है कि अगर हम लोग क्रूड ऑयल महंगा होगा तो ऑब्वियसली हम लोग को ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, अधिक से अधिक डॉलर देना पड़ेगा। और क्रूड ऑयल का यूज़ हर जगह है, तो पेट्रोलियम का भी देख सकते हैं आप, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कोई मशीनरी हो या उद्योग हो, हर जगह उसका यूज है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो उत्पादन की जो वस्तु है उसका दाम बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली जो भी प्रोडक्ट उसका कॉस्ट बढ़ेगा। तो इस ये महंगाई लाने में महंगाई को काफ़ी बढ़ा सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आयातित मुद्रास्फीति। या फिर जैसे कि यूक्रेन और रशिया का संकट चल रहा है, उस कारण से भी कुछ अगर इम्पैक्ट उसका इंडिया पर आता है, उस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आयातित मुद्रास्फीति। तो सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर कुछ घटना घट रही है वैश्विक स्तर पे, उसके कारण से इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको बोलते हैं आयातित मुद्रास्फीति, ठीक है। अब आते हैं एनपीए पे। तो फ्रेंड्स एनपीए हम लोग का कम हुआ है, पहले जो ग्रोस एनपीए था वो 7.5% था, वो घट के 6.9% हो गया। और जो हमारा नेट जो एनपीए है वो पहले 6% था, ये घट के 2.2% हो गया, ठीक है। इसके अलावा जब बैंक क्रेडिट ग्रोथ है वो भी बढ़ा है, 5.3% पहले था, और ये 9.2% हो गया। इसका अर्थ है कि बैंक अधिक से लोन दे रहे हैं। बैंक क्रेडिट ग्रोथ का ही अर्थ हो गया कि अधिक से अधिक वो क्रेडिट को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बढ़ा है तो अच्छी बात है कि मार्केट में इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ से सरकार ने 75 आईपीओ को सेल किया, जिसके कारण से लगभग मार्केट में 90,000 करोड़ जुटाया गया है। और अभी तो एलआईसी वगैरह का आईपीओ बचा हुआ है, तो वो आएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल अभी 90,000 करोड़ का ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट को देखें तो रेपो रेट अभी 4% ही है और रिवर्स रेपो रेट 3.3% है। ये तो अभी चेंज नहीं हुआ है, पिछले बहुत सालों से यही चल रहा है। हो सकता है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर जैसे कभी WPI अभी 14% है और CPI अभी 5%। अगर CPI बढ़ जाता है, CPI का अगर जो हम लोग 2 से 6 के बीच जो टारगेट रखा गया है, ये अगर बढ़ के अगर हो सकता है कि 8 या 10 हो जाए ना, तो हो सकता है कि रेपो रेट को बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट से फिर पैसा को RBI बोरो करना चाहिए। तो अभी अगर ये अगर इसको सेम रहना है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट अगर चाहिए कि हम लोग स्थिर है, तो जरूरी है कि इन्फ्लेशन अब ना बढ़े, स्पेशली CPI में। इसके अलावा राज्यों की उधार क्षमता को बढ़ाया गया है और कैपिटल खर्च पर जोड़ दिया गया है। इसके अलावा सामाजिक सेवाओं में भी खर्च को 9.8% से बढ़ा दिया गया है और टोटल अभी 71 लाख करोड़ हो गया सब मिला के। इसके अलावा निर्यात भी 16% से बढ़ा है
पूर्व पैंडेमिक लेवल से। इसके साथ आयात भी बढ़ा है हम लोग का 30%। आपको पता होगा कि 2021-22 में जो निर्यात का टारगेट रखा गया $400 बिलियन का रखा गया, जो कि अचीव हो जाएगा आसानी से, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 3 क्वार्टर को जोड़ा जाए तो $301 बिलियन का निर्यात हो चुका है। और जनवरी का भी डेटा आ गया है, उसमें $34 बिलियन का निर्यात हो गया, मतलब अभी कुल मिला के $335 बिलियन का निर्यात हो चुका है। अभी 2 महीना बचा हुआ है, तो आसानी से हम लोग $400 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा कर लेंगे। और नेक्स्ट ईयर ये टारगेट रखा गया $500 बिलियन का। लेकिन दूसरी जगह हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का आयात भी बढ़ा है। आयात भी पिछले 3 क्वार्टर में $443 बिलियन हो गया है। तो एक अनुमान में लगा रहा हूँ, हो सकता है कि इस वित्तीय वर्ष में जो हम लोग का जो आयात है वो 600 बिलियन के आसपास हो जाए, और जो निर्यात है वो 400 बिलियन के आसपास हो। तो फिर भी ट्रेड डिफिसिट ज़्यादा ही रहने वाला है इस बार। इस बार देखते हैं हम लोग स्टार्टअप में, तो स्टार्टअप कल्चर काफ़ी बड़ा है। स्पेशली जो स्टार्टअप योजना 15 में लाया गया तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है। और इसमें देखा जाए तो दिल्ली में बेंगलुरु की तुलना में ज़्यादा स्टार्टअप खुले हैं, ये याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली सोचते हैं स्टार्टअप हब बेंगलुरु है, लेकिन दिल्ली में सबसे अधिक स्टार्टअप खुले हैं 2020-21 में। यहाँ पर डेटा दिया है, दिल्ली में खुले हैं 5,000 नए स्टार्टअप और बेंगलुरु में 4,500, तो 500 स्टार्टअप ज़्यादा खुले हुए हैं। और धीरे धीरे दिल्ली स्टार्टअप कैपिटल बन रहा है। इसके अलावा भारत, यूएसए और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा वर्तमान में इंडिया में 2021 में 44 यूनिकॉर्न ऐड किए गए हैं। वहीं यूएसए में 481 और चाइना में 301। यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया तीसरे स्थान पर है। अभी पूरा अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो टॉप पे यूएसए है 487 यूनिकॉर्न, इसके बाद चाइना 300 प्लस, और इंडिया का भी देखा जाए तो लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ मैं, 83 यूनिकॉर्न इंडिया में है। और यूनिकॉर्न कल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये सब सुना होगा, सीएसके को भी यूनिकॉर्न का दर्जा मिल गया, आपने सुना होगा। तो हो सकता है आने वाला समय में 2-3 साल में हो सकता है हम लोग भी 150 का आंकड़ा क्रॉस कर जाए। इसके बाद अगर ये देखेंगे सबसे अधिक जो स्टार्टअप है वो महाराष्ट्र में है। 11,308 स्टार्टअप अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में। देखिए यहाँ पर 2021-22 में सबसे अधिक स्टार्टअप हुआ है दिल्ली में जरूर, लेकिन अगर स्टार्टअप की बात करेंगे अब तक सबसे ज़्यादा कहाँ है पिछले 4-5 साल में, तो सबसे अधिक स्टार्टअप महाराष्ट्र में 11,308। ये डेटा आप याद कर लीजिएगा। और अगर ये पूछेगा कि इंडिया में टोटल स्टार्टअप कितने हैं सारे मिलाकर पूरे देश में, तो ये लगभग 64,500 है। ये लेटेस्ट आंकड़ा है 10 जनवरी 2022 तक। और 555 जिले ऐसे हैं जहाँ पर एक नया स्टार्टअप देखने को मिला है। यही आंकड़ा 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया लाया गया था जस्ट, उस समय 121 जिलों में मात्र एक स्टार्टअप थे। लेकिन अब 4 साल बाद उसका इंपैक्ट देखने को मिला है कि 555 जिलों में एटलीस्ट एक स्टार्टअप स्थापित है, और ये आंकड़ा आने वाला समय बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा आगे देखते हैं हम लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसका भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ इस बारे में है कि गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल पर जो वस्तुएं हैं वो अमेजन और फ्लिपकार्ट से ज़्यादा सस्ती है, तो ये अच्छी बात है। इसके बाद देखते हैं हम लोग शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट का कल्चर काफ़ी बड़ा है। अब लोग आम पब्लिक अधिक से अधिक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रही है, और काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा है इस चीज़ को लेकर। इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप कि जो एनएससी का जो टोटल जो टर्नओवर है उसमें 45% इंडिविजुअल इन्वेस्टर का शेयर है, हम और आप लोगों का शेयर है। तो लगभग एनएससी का आधा जो शेयर है ना वो आम पब्लिक का है। तो इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा शेयर मार्केट का कल्चर बढ़ रहा है। और 2021 में अकेले 22 लाख डीमेट अकाउंट खोले गए हैं। इसी के माध्यम से शेयर मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके अलावा यूपीआई, तो यूपीआई में भी काफ़ी गुड न्यूज़ है कि 2020-21 के साल में लगभग 38 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। ये नंबर है, 38 बिलियन की बात हो रही है, मतलब आप समझ लीजिए कि 3800 करोड़, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 50% ज़्यादा ट्रांजैक्शन 200 रुपये से कम का है। मतलब हम और आप जो सब्जी लेने जाते हैं, वहाँ पर कुछ लेना होता है तो ऑनलाइन पे करते हैं, किस चाय वाले के पास चले जाइए वहाँ वो भी अपने पास रखता है यूपीआई। तो इन सब सारों को अगर ऐड किया जाए तो 3800 करोड़ हम लोग का ये ट्रांजेक्शन हुआ है, और ये आने वाला समय बढ़ने वाला है, ठीक है। कल दिसंबर का डेटा देखिएगा तो 4.6 बिलियन ट्रांजेक्शन हुआ कल दिसंबर में, एक महीने का ही। इसके अलावा देखते हैं तो मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है, जैसे कि देख सकते हो भोग में 7% की वृद्धि हुई है, सकल नियत पूंजी निर्माण में 15% की वृद्धि, निर्यात में 16.5% की, और आयात में 29.5% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा भारत का जो बाहर ऋण है वो भी बढ़ा, अब इसलिए बढ़ेगा जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। $557 बिलियन से बढ़कर $593 बिलियन हो गया। इसके अलावा ये पहले आप लोग जानते हो इसके बारे में कि सिंगल यूज प्लास्टिक 2022 तक खत्म करने का टारगेट रखा गया, तो इसका मेंशन किया गया था। इसके अलावा उद्योग का जो सबसे बेहतर जो इंडिकेटर होता है ग्रोथ का वो होता है आईआईपी, इसमें ग्रोथ रेट 17.5% देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स में भी 14-15 की तुलना में 21-22 में 5 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। 14-15 में मात्र कितना 40,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह, जो अभी वर्तमान में 2.25 लाख करोड़ हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रोड निर्माण की बात करेंगे हम, तो रोड निर्माण में भी अगले साल के लिए 2022-23 का जो टारगेट रखा गया है वो 36.5 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड का निर्माण का टारगेट रखा गया है। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है देखा जाए तो, ठीक है। तो ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे के जो भी की पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और ये आप प्री मेंस कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बजट के बारे में बता दूंगा जो भी उसकी पॉइंट होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।